बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वाटर एंड आयन अपटेक। ठीक है, हमने ये देखा था कि लास्ट टॉपिक में ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बातें की थी। हमने कहा था वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है हमने किस में, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे क्या उनमें भी ट्रांसपोर्ट करवाते थे हम? नहीं, उनमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। क्यों ज़रूरत नहीं होती थी? क्योंकि उनमें सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता था। उनका एवरी पार्ट, एवरी सरफेस ऑफ देयर बॉडी इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से वो आसानी से डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए अपनी फूड और अपनी बाकी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा लेते थे। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने सिर्फ प्लांट्स के अंदर डिस्कस करनी है वाटर एंड आयन अपटेक। क्लियर? तो सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास जो वाटर लेके जाने वाले टिश्यूज़ हैं वो किसके अंदर मौजूद हैं? रूट्स के अंदर है। किस में है? रूट्स के अंदर है। और हमने पढ़ा था कि रूट्स कितने फंक्शन परफॉर्म करती है। रूट्स बेसिकली 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, आपकी बुक ने 3 लिखे हैं। पहला फंक्शन क्या है? दैट इज एंकरिंग द प्लांट। और दूसरा क्या है हमारे पास? दैट इज ट्रांसपोर्ट। दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब इस ट्रांसपोर्ट में फिर 2 हैं। क्या? एक आपके पास पहले प्रोसेस कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। और दूसरा फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्ब कराने के बाद फिर उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे पास रूट के 3 मेन फंक्शन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन? क्या है? एनकोरिंग। और दूसरा क्या हमारे पास? एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कहते हैं कि रूट, चलो ये तो बात समझ आती है कि मिट्टी के अंदर प्लांट को जकड़ के रखती है, उसको गिरने नहीं देती। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हेल्प करती है? तो हम कहते हैं कि रूट का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो कैसा स्ट्रक्चर है रूट का? हम एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसका फंक्शन देखते हैं। जब भी आपके पास लेट के मैं कहता हूँ ये आपके पास जो मार्कर नज़र आ रहा है ना, इट्स अ रूट। इसके सेंटर के अंदर एक दरमियान में होल नज़र आ रहा है। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो मैं बिल्कुल सेंटर में बनाऊंगा, उनके इर्द गिर्द बाकी सेल बनाएंगे। उनके इर्द गिर्द क्या बनाएंगे? बाकी सेल्स। आपने देखा होगा एक बड़ी जड़ होती है, मेन रूट होती है, और उस स्पीशीज रूट के साथ छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? छोटे छोटे रूट हेयर्स। क्लियर? तो ये रूट हेयर्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटर में जो सेल्स हैं, जो आपके पास ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप जैसे मर्जी बना दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में हमारे पास सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। ये क्या हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज से मुराद कि ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन सी चीज़ों को? जो भी प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और कंडक्टिंग टिश्यूज कितनी किस्म के थे प्लांट में? कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम था एंड फ्लोएम था। ठीक है, क्लियर? चलें, ये हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। यहाँ पे भी हम जो है ना वो बना देते हैं ताकि हमारे पास इवन हो जाए जगह। चलें, ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ के गिर्द हमारे पास एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है। क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल है, जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दरमियान वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग पोर्शन या कंडक्टिंग टिश्यूज। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और, लेकिन आज हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर एंड आयन अपटेक की, तो हम मेन फोकस किस पे रखेंगे? जाइलम। ये ऐसे समझो ये नीचे जाइलम वेसल्स हैं, ये नालियां हैं। ये क्या हैं? ये पानी को ऊपर लेके जा रही हैं, पाइप लाइन बिछाई हुई है। ठीक है, छोटे छोटे पाइप्स इसके अंदर लगा दिए हैं। उन पाइप्स को सराउंड करने वाली जो लेयर है, सिंगल लेयर की, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल के गिर्द होती है हमारे पास एक और लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मस। ये बात समझ आई? इसी तरह अगर इधर भी है एंडोडर्मस तो इधर भी होगी। आपकी बुक ने ना हाफ स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब यहां से इधर तक बनाया है, तो बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर जो इधर बनाएंगे वो, क्योंकि रूट क्या होती है? गोल, सर्कुलर है ना। ये हमारे पास क्या हो गई? एंडोडर्मस। क्या हो गई? एंडोडर्मस। अच्छा, एंडोडर्मस के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रॉड जोन आता है। ब्रॉड किसे कहते हैं? चौड़ा। काफ़ी एक्सटेंसिव पोर्शन है। काफ़ी क्या है? एक्सटेंसिव पोर्शन है, मतलब इर्रेगुलर से बड़े बड़े सेल्स हैं उसमें। उसमें क्या है?
इर्रेगुलर और ब्रॉड सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं, और वो ब्रॉड जोन है, काफ़ी सारे हैं। ये सिंगल सिंगल लेयर थी, ये क्या थी? इसी तरह हमारे पास इस साइड पे भी क्या बनेगा? ब्रॉडर जोन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रॉड जोन। क्लियर? अच्छा, इस ब्रॉड जोन के आउटर कवरिंग के ऊपर हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास अगेन सिंगल लेयर ऑफ सेल है। अगेन क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये सिंगल लेयर ऑफ सेल को ही मैंने बढ़ा के बाहर निकाल दिया। ठीक है, बात समझ आई? ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल बनाए हैं, ये सेल्स हैं हमारे पास एपिडर्मस। क्या किस चीज के सेल्स हैं? और ये जो दरमियान वाला पोर्शन था, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मस। अब जरा देखना, लोकेट द पाथवे। हम यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, किसको क्रॉस करेंगे? एपिडर्मस का सेल जो है वही थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। वही थोड़ा सा एक्सटेंड का मतलब बढ़ गया है। तो एपिडर्मल सेल की ही एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल की ही। और ये क्या कहलाएगी? रूट हेयर। क्या कहलाएगी? रूट हेयर। आपसे कोई पूछे रूट हेयर्स क्या होते हैं? रूट हेयर्स आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल ही थोड़ा सा लंबा हो जाता है और वो क्या बना देता है? रूट हेयर। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखना, सबसे पहले हम रूट हेयर में दाखिल हुए, एपिडर्मल सेल में गए, किस में गए? कॉर्टेक्स के बाद किस में गए? एंडोडर्मस के बाद किस में गए? पेरिसाइकल के बाद किस में पहुंचे? कनेक्टिंग टिश्यू। और फिर यहाँ से प्लांट में वाटर ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? तो इसके गिर्द ये रूट है, तो इसके गिर्द क्या है? सॉइल। इसके गिर्द क्या है? सॉइल। अब हम वाटर की एब्जॉर्प्शन देखते हैं। ये था रूट का स्ट्रक्चर। ये रूट का क्या था? अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास सॉइल है और सॉइल में है वाटर। ठीक है, सॉइल में क्या है? वाटर। और अकेला वाटर नहीं है, वाटर के अंदर क्या भी चीज़ें हैं? डिजॉल्व सब्सटेंसेस, जिनको हम क्या कह रहे हैं? मिनरल्स, या हमारी बुक आज हमने उनको और भी क्या कहा है? आइंस कहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मट्टी में पड़े हुए हैं, ये यहाँ बना लेते हैं हम। ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और साल्ट भी है, साथ में आइंस भी हैं सारे। हमने उनको एब्जॉर्ब कराना है। हमने उनको क्या करवाना है? आपको पता है कि कौन से प्रोसेस के ज़रिए मटेरियल यहाँ से यहाँ सेल के अंदर जाएगा? क्योंकि ये सेल है ना, एपिडर्मस के क्या हैं? सेल्स। तो सेल्स के अंदर या सेल से बाहर जब मटेरियल आता जाता है तो वो कौन से प्रोसेसेस के ज़रिए आता जाता है? जी, अगर आपने वाटर की मूवमेंट करानी है तो क्या कराएं हम? ऑस्मोसिस कराएंगे। गुड। वाटर किसके ज़रिए जाएगा? ऑस्मोसिस के ज़रिए। ठीक है। और अगर आपने सॉलिड जो हमारे पास आइंस वगैरह हैं, साल्ट के पार्टिकल्स हैं, उनको मूव कराना है तो उनको किस चीज़ के ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए। किसके ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए। सम टाइम कोई ऐसा साल्ट भी होगा जो खुद से नहीं जा रहा, उसके लिए क्या करवा लेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च करवा लेंगे। क्या खर्च करवा लेंगे? एनर्जी खर्च करवा लेंगे। ठीक है। अब हम कहते हैं कि पानी खुद ब खुद उनमें जाए, वाटर खुद ब खुद रूट हेयर्स में जाए, पौधे को एनर्जी खर्च करनी। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी? किसी बच्चे को याद है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन? व्हाट वाज ऑस्मोसिस? शाबाश। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम बेटे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हमने चैप्टर नंबर 4 में ये टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से देखा था। हमने कहा था हमेशा वाटर जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से कहाँ जाता है? हाइपरटोनिक का मतलब जहाँ पे साल्ट पहले से क्या हो? मौजूद तो हो, लेकिन कैसे हो? ज़्यादा हो। और हाइपो में साल्ट क्या हो? जब साल्ट कम होंगे तो यहाँ वाटर क्या होगा? ज़्यादा, और यहाँ वाटर कम। तो हम कहते हैं कि रूट के अंदर का स्ट्रक्चर हमें कैसा बनवाना चाहिए? हाइपरटोनिक। वहाँ पे क्या ज़्यादा करने चाहिए? साल्ट्स ज़्यादा करने चाहिए। तो फिर जो बाहर वाला पोर्शन, मट्टी का पोर्शन है, वो क्या हो जाएगा? तो पानी खुद ब खुद वहाँ से क्या जाएगा? अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो हम रूट हेयर के जो सेल्स हैं इनमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इनको कैसा बना देते हैं? हाइपरटोनिक। प्लांट सेल अपनी बॉडी में जो साल्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स को वो कहाँ फिर स्टोर कर देता है? रूट हेयर्स के सेल्स में। ठीक है, या रूट सेल्स में जो साल्ट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है?
स्टोर, ताकि रूट का स्ट्रक्चर कैसा बनाया जा सके, हाइपरटोनिक बनाएंगे तो बाहर मिट्टी कैसी बन जाएगी, तो पानी खुद ब खुद ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल्स के अंदर क्या होने लग जाएगा, एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। बात समझ आई। अगर हम रूट को हाइपरटोनिक ना बनाते, आइसोटोनिक रहती, जैसा सॉइल है वैसे ही वहाँ पे साल्ट होते, तो फिर क्या ऑस्मोसिस होती, नो, वाटर खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता सॉइल से, ना होता। ठीक है, तो पहली एडाप्टेशन जो प्लांट करते हैं वो यही है कि वो अपने रूट हेयर में साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं। साल्ट की कंसंट्रेशन को, जब वो अपनी रूट हेयर में साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हाइपरटोनिक बन जाते हैं सॉइल। तो ऑस्मोसिस के जरिए हमेशा हाइपरटोनिक से, तो आज वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाने लग जाएंगे, सॉइल से रूट सेल्स में, सॉइल से। अच्छा, तो फिर ये इसके ऊपर रूट हेयर्स क्यों बनवा दिए हमने, खाली जो हमारे पास एपिडर्मस सेल्स है वही एब्जॉर्प्शन कर लेते। रूट हेयर बनाने का क्या मकसद था जी, सरफेस एरिया बढ़ाना। ये देखो ये इतना सा सेल है, लेकिन अगर इसके ऊपर रूट हेयर बना दिया जाएगा तो फिर इन तमाम जगहों से क्या होगी, उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। पहले अगर रूट हेयर नहीं था, रूट हेयर, तो फिर सिर्फ इस जगह से एब्जॉर्प्शन हो सकती है ना, तो रूट हेयर जब हमने बढ़ा दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर की एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बात समझ आई। रूट हेयर क्यों बनवाया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्लियर। फिर कहता है कि कुछ साल्ट्स ऐसे भी होंगे जो सॉइल में क्या होंगे, ज़्यादा, और रूट्स में क्या होंगे, कम। तो साल्ट्स वगैरह को ले जाने के लिए कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू। तो अगर साल्ट मिट्टी में ज़्यादा है और इसमें कम है, कोई स्पेसिफिक, कुछ देर पहले हमने यहाँ साल्ट ज़्यादा किए हैं, हो सकता है यहाँ पे हमने सोडियम और पोटाशियम साल्ट ज़्यादा कर दिया हो, आयन ज़्यादा कर दिए हो, लेकिन हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो मैग्नीशियम जड़ों में कम होगा और मिट्टी में वो हमने फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, खाद की शक्ल में डाला हुआ होगा उसको। ठीक है, तो वो यहाँ से किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होगा, हाँ। अगर ऐसे साल्ट्स जो रूट में पहले से ही क्या हो और बाहर क्या हो, कम, तो फिर उनको किस तरीके से एब्जॉर्ब करा लेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था, लो कंसंट्रेशन से मटेरियल कहाँ जाएगा, विद द यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी लगेगी, यहाँ एनर्जी। तो इसका मतलब प्लांट कैसे अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड आयंस को अपटेक करेगा, बाय द रूट्स, बाय द। फिर हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन, वाटर की, डिफ्यूजन के जरिए साल्ट्स की, और ऐसे साल्ट्स जो डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब ना हो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो वो किसके जरिए जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके जरिए जाएंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का क्या फंक्शन था, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, किस लिए एरिया बढ़ा दिया, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अच्छा हमने कहा था ना कि दो मेन काम कराने हैं रूट्स ने, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर ली चीज़ें, अब क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे प्लांट के पास कंडक्टिंग सिस्टम है, क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं या कंडक्टिंग सिस्टम है। और उसमें कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं, ये कौन से टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। वो जाइलम और फ्लोएम सिर्फ जड़ों में नहीं है, वो जड़ों से होते हुए, तने के अंदर से होते हुए आपके शाखों में चले जाते हैं, प्लांट की शाखों से फिर पत्तों में चले जाते हैं। आप एक पत्ते का स्ट्रक्चर देखो तो उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में आपको ये ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, आती है नज़र। इनके अंदर, इन नालियों के अंदर जाइलम वेसल्स हैं, फिर यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, छोटी छोटी वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो जाइलम वेसल्स वाली नालियाँ हैं, जो पाइपलाइन है, वो रूट से शुरू होती है और एरियल पार्ट्स तक, आखिरी पत्ते तक जो है वो वाटर को क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वाटर को क्या करती हैं, क्लियर। तो अपटेक ऑफ वाटर देख लिया हमने। अच्छा यहाँ पे देखो ज़रा, लेट के ये प्लांट है और ये उसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब पहले वाटर यूं एब्जॉर्ब कराना है, फिर यूं जाना है, क्लियर। इसका मतलब ये इस रुख जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट, क्या कहते हैं, और ये वाली लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज है, ये क्या है, यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की जानिब, और यहाँ से ट्रांसवर्स या ट्रेवर्स मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं। तो अभी हमने ऐसे समझो कि ट्रांसवर्स मूवमेंट कराई है। नेक्स्ट पोर्शंस में हम देखेंगे कि पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर कैसे जाता है,
कि आपने आपके पास एक पानी का पाइप हो, आप दीवार के साथ लगा दो उसको और नीचे से पानी रख दो, उसको बाल्टी के अंदर डुबो दो, तो क्या पानी खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाता है? नहीं जाता ऊपर। तो फिर प्लांट में कैसे ऊपर चला जाता है? उसमें कोई पाइपलाइन, कोई मोटर लगाई हुई है। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रूट्स के अंदर तो पानी दाखिल कर दिया है, अब यहाँ से ऊपर पत्ते तक कौन लेके जाएगा? इतने लंबे लंबे पौधे होते हैं, तो उनके अंदर इतनी दूर पानी कैसे पहुँच जाता है? पानी की मोटर तो नहीं लगी हुई जो पानी को पंप कर दे। तो ये मैकेनिज्म भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 172। वाटर एंड आयन अपटेक। इन एडिशन टू एनकरिंग द प्लांट रूट्स परफॉर्म 2 अदर वाइटल फंक्शन। वाइटल किसे कहते हैं? ज़रूरी नहीं, निहायत ज़रूरी। ठीक है, फर्स्ट पहला फंक्शन क्या था? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये जो 2 फंक्शन रह गए थे वो बता रहा है, पहला वो एनकरिंग वाला बता गया। सेकंड, दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस इनटू द टिश्यूज ऑफ द स्टेम। द कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन होते हैं? आर द रूट्स ऑफ द रूट्स आर ग्रुप्ड इन द सेंटर फॉर्म अ रॉड शेप कोर। बिल्कुल सेंटर के अंदर रूट के अरेंज होते हैं और ये पूरे पाइपलाइन बना देते हैं, कोर बना देते हैं। कोर किसे कहते हैं? जो अंदर से खाली हो, जैसे पाइप होता है ना, उसकी कवरिंग है और अंदर से पाइप क्या है? खाली होता है। तो इस तरह ये सेल्स की कवरिंग है और ये अंदर से क्या है? खाली। ये इस तरह ऊपर पाइपलाइन जा रही है। दिस रॉड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट्स आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू देयर इज अ नैरो लेयर्ड थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड। पतली पतली दीवारों वाले सेल हैं, वो कौन से? पहली लेयर। अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंडोडर्मस सराउंड्स द पेरिसाइकिल। सराउंड का मतलब इनके गिर्द कौन होगी? एंडोडर्मस। पेरिसाइकिल के गिर्द कौन आएगी? एंडोडर्मस। एक्सटर्नल टू दिस, इसके बाहर, किसके बाहर? एंडोडर्मस के बाहर। देयर इज अ ब्रॉड जोन, देयर इज अ ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स। पतली पतली दीवारें बनाई है ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो। एब्जॉर्प्शन, चलें जी, वो क्या है? कॉर्टेक्स है, इज बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। बाहर भी हमारे पास सिंगल लेयर छिलका है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मस। और एपिडर्मस की रूट आल्सो हैव द क्लस्टर्स ऑफ द टाइनी रूट हेयर्स विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। अब इधर देखो, आपने ये पढ़ा था कि प्लांट के अंदर एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन भी होता है, पढ़ा था ना आपने? एक सेल वॉल प्लांट की दूसरी सेल वॉल के साथ दूसरे प्लांट की सेल वॉल जुड़ी हुई होती है। वो कौन से सुराख होते हैं जिनके जरिए एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से जुड़ी होती है? शाबाश, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होते हैं? ये चैप्टर नंबर 4 में जब हमने सेल वॉल पढ़ी तब हमने पढ़ा था। तो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन भी होते हैं। डिपेंड करेगा कि पानी कहाँ से जाएगा, सेल के अंदर से होता हुआ जाएगा या सेल्स के दरमियान से होता हुआ जाएगा। ये आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आप ये कंडक्टिंग मैकेनिज्म पढ़ोगे, एपोप्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, और ये वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है। हम कैलकुलेट करते हैं वाटर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, जैसे आप वोल्टेज को करंट मूव कराते हैं ना तारों में, तो आप वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो। तो आज हम पानी को मूव करा रहे हैं इनके अंदर, तो वाटर पोटेंशियल मेजर करेंगे हम। चलें, रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। कहता है जड़ें मट्टी के पार्टिकल्स के अंदर होती हैं, जड़ें मट्टी में ही होती हैं ना। तो ये बात उसको बताने कितनी आसान बात बता गया। वेयर दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर्स हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। कहता है रूट हेयर्स के जो सेल्स हैं इनमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट खुद से जानबूझ के क्या कर दी? बढ़ा दी, ताकि वो अंदर कैसा माहौल बन जाए और बाहर कैसा बन जाए, और पानी खुद ब खुद किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब हो? ऑस्मोसिस के जरिए एब्जॉर्ब हो। अच्छा जी, कहता है सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू द रूट हेयर। साल्ट आल्सो एंटर फ्रॉम द रूट हेयर्स बाय द डिफ्यूजन और अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा तो डिफ्यूजन के जरिए, अगर बाहर कम अंदर ज्यादा है तो फिर धक्के से लेके चले जाएंगे उनको। अच्छा जी, आफ्टर द एंट्री इनटू द रूट्स वाटर एंड साल्ट्स ट्रेवल थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स के दरमियान में रास्ते हैं उनके जरिए या सेल के अंदर से। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर थ्रू द सेल्स या सेल्स के अंदर से। वाई द चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मो। वो जो दरमियान में कनेक्शन बने होते हैं एक सेल का दूसरे सेल के साथ, उसका नाम प्लाज्मोडेस्माटा। एंड रीच इनटू द जाइलम टिश्यू। और कहाँ पहुंच जाते हैं? वंस इन द जाइलम, जैसे ही जाइलम में पहुंचेंगे वाटर एंड साल्ट्स आर कैरीड टू द ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्लियर? बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।